वेलकम टू ऑल। और आज के इस क्लास में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको याद होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाने के पहले कल हम लोगों ने डिस्कस किया था तीन क्वांटिटीज़ के बारे में। पहला था वर्क, और वर्क के बारे में एक स्पेशल एक खास बात जो किसी भी और थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी से इसको अलग करता है कि वो एक इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, यानी वो पाथ डिपेंडेंट है। दूसरी हमने बात की थी हीट के बारे में कि हीट कैसे एक एनर्जी इन ट्रांजिट है, और हीट के ट्रांसफर होने के लिए कंडीशन सिर्फ ये है कि टेम्परेचर का डिफरेंस हो और इट शुड बी इन कॉन्टैक्ट विद द सिस्टम, शुड बी इन कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग। सो वर्क और हीट के बारे में डिस्कशन के बाद हम लोगों ने एक दूसरी क्वांटिटी डिस्कस की थी जिसे कहते हैं इंटरनल एनर्जी, और ये भी डिस्कस किया था कि इंटरनल एनर्जी में चेंजेस कैसे होते हैं और वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंटरनल एनर्जी में चेंज करा सकते हैं। सो अल्टीमेटली हम लोगों ने ये समझा था कि इंटरनल एनर्जी में चेंज तब होता है जबकि इसके टेम्परेचर में कोई चेंज हो, यानी कि अगर कभी भी टेम्परेचर आप चेंज कराएंगे तो दैट विल रिफ्लेक्ट इनटू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, और इसका एक बड़ा ही सिंपल सा एक्सप्रेशन है जिसको हम विद द कमिंग स्लाइड्स थोड़ा थोड़ा करके हम इसका एक्सप्लेन करेंगे। दैट इज डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस W। Q आप जान रहे हैं, हीट गिवन टू द सिस्टम, एंड W इज द वर्क डन बाय द सिस्टम, एंड डेल्टा E द टोटल एनर्जी। दैट मीन्स अगर आप हीट देते हैं और वो सिस्टम वर्क डन करता है तो इसमें इन जो उसकी टोटल एनर्जी में जो चेंज आता है वो डेल्टा E के बराबर। देखिए बात क्यों इतनी सी नहीं है, एक्सप्रेशन बड़ा सिंपल सा लग रहा था, लेकिन इसके एक एक टर्म को फिर एक्सप्लेन किया जाएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम इतना ज़्यादा क्यों, इतना वेटेज देते हैं, क्यों इसको हम इतना महत्व समझते हैं? एक्चुअली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली बेसिस है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। मतलब जैसे मैकेनिक्स में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कॉन्सेप्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आप कहीं भी कोई भी सिस्टम मैकेनिक्स में आप बात करते हैं तो आप कंजर्वेशन लॉस की बात करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास की, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन लॉस की बड़ी इंपॉर्टेंस है मैकेनिक्स में कुछ भी समझने की। वैसे ही थर्मोडायनेमिक्स में एक कंजर्वेशन लॉ के तौर पे फर्स्ट लॉ को देखा जाता है और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताता है। दूसरी चीज फर्स्ट लॉ से जो हमारा एक आउटकम है जो बाहर निकल के आता है कि वो ये रिकॉग्नाइज करता है कि हीट भी अपने आप में अन्य एनर्जी की तरीके से एनर्जी है। आपको याद होगा मैकेनिक्स में वर्क को एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी माना गया है, और वर्क काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन आपको डिराइव कराया जाता है, और वहां पर बताया जाता है कि किस तरीके से वर्क और काइनेटिक एनर्जी के बीच में एक इक्विवेलेंस है। उसी तरीके से जूल को क्रेडिट दिया जाता है कि उसने जो है वर्क और हीट को जो है इक्विवेलेंस एस्टैब्लिश किया, और उस इक्विवेलेंस को एस्टैब्लिश करने के लिए एक टर्म आता है जिसे कहते हैं जे, जिसे आप जूल से कहते हैं, जूल रिप्रेजेंट करते हैं, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट जिसको आप बोलते हैं। तो ये सब बातें आपने काफ़ी समय अपने 9th-10th में भी और 11th-12th में भी इसको पढ़ा है, तो मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर अभी तक जो हम लोग मैकेनिक्स में बात कर रहे थे या जो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट की बात कर रहे थे, तो वर्क को हीट के साथ इक्विवेलेंस करने की कोशिश की गई। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि हीट को एनर्जी के साथ इक्विवेलेंस करने की कोशिश की। ऑल्दो सुनने में कोई बहुत आश्चर्य नहीं होता, जब वर्क को आपने एनर्जी के साथ इक्विवेलेंस कर दिया और वर्क को हीट के साथ कर दिया तो ऑब्वियसली हीट को एनर्जी के साथ इक्विवेलेंस किया जा सकता है। बट ये जो हमारा एक्सपीरियंस है इसी के आधार पर ये लॉ है। सो ये इक्वेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो स्टेटमेंट है, जो इसका इक्वेशन है, ये अगेन रिकॉग्नाइज करता है कि हीट भी अन्य जो फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं उन्हीं की तरीके से ये भी एक एनर्जी का फॉर्म। तीसरी बात जो ध्यान रखने वाली है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एप्लीकेबल तभी होगा जब सिस्टम क्लोज होगा। आपको याद होगा जब हमने सिस्टम पढ़ाया था तो आपको तीन तरह के सिस्टम की मैंने बात की थी, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आप अप्लाई आप तभी करेंगे जबकि सिस्टम क्लोज्ड। तो शुरुआत करते हैं। जो एक्सप्रेशन लिखा था डेल्टा ई इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, उसको एक स्टेटमेंट के तौर पे, एक इनिशियल स्टेटमेंट के तौर पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स माना जाता है, और उसको इस तरीके से रीड करते हैं या स्टेट करते हैं कि टोटल एनर्जी चेंज ऑफ ए क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू द हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम
माइनस द वर्क डन बाय द सिस्टम। फिर से वो एक्सप्रेशन ध्यान दीजिए क्या था, मैं फिर से पीछे कर देता हूँ ताकि आप स्लाइड पे भी देख सकें। जस्ट अ मोमेंट, ये तो आगे चला गया। ओके, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, है ना। इसी के आधार पर आप ये स्टेटमेंट कह रहे हैं कि डेल्टा ई क्या हो गया, एनर्जी चेंज, टोटल एनर्जी चेंज किसी क्लोज सिस्टम में कितना एनर्जी में चेंज हुआ। और राइट साइड में क्या लिखा हुआ, क्यू माइनस डब्ल्यू, यानी कि जो आपने सिस्टम को हीट दिया माइनस उस सिस्टम ने जितना वर्क डन किया उसके बराबर होगा ये टोटल एनर्जी में होने वाला चेंज। तो फिर से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं ताकि और आपको ये क्लियर हो जाए ये बात। द टोटल एनर्जी चेंज ऑफ ए क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू द heat transfer to the system minus the work done by the system. So next, okay, ये जो टोटल एनर्जी है जिसको आप डेल्टा ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कई सारे टर्म से मिलकर बना हो सकता है कि सारे हों, कोई एक हो या दो हो या तीनों हो। इसका पहला टर्म में क्या है, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जिसको डेल्टा ई के कह रहे हैं। देन इट इज सम ऑफ ऑल दीज थ्री, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जिसको डेल्टा ई पी कह रहे हैं, और फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो हमने अभी डिस्कस किया है। ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है। एक्चुअली यहाँ पर बहुत ही जनरल सिचुएशन प्रिडिक्ट किया गया है कि मान लीजिए कि आप आपका एक सिलेंडर है, उसमें पिस्टन लगा हुआ है, सिलेंडर के अंदर कोई गैस भरी हुई है, आप उसको किसी तरीके से हीट दे रहे हैं या पिस्टन को आप प्रेस कर रहे हैं, हीट लिबरेट कर रही है, वर्क आप कर रहे हैं, या उसको आप हीट दे रहे हैं, पिस्टन पर जा रहा है, सिस्टम सराउंडिंग वर्क कर रहा है, वॉट एवर। बट ये जो पूरा जो आपका स्ट्रक्चर है, पिस्टन विद सिलेंडर, सिलेंडर विद पिस्टन, ये मान लीजिए किसी एक मोबाइल ऑब्जेक्ट पे रखा हुआ है। मान लीजिए कि आप हाथ में आपने सिलेंडर को ले लिया और आप सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं, आप ऊपर चढ़ रहे हैं। सो ऑब्वियसली अगर आप चढ़ रहे हैं तो आप कहेंगे कि इस सिस्टम के पास जो काइनेटिक एनर्जी थी उसमें चेंज होगा। तो ये डेल्टा ई के वही जिस स्पीड से आप चढ़ते जा रहे हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। पर जब आप सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं तो आप कुछ हाइट भी गेन करेंगे। आप कोई पैदल नहीं, सड़क पर नहीं चल रहे हैं, आप सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं, तो आप कुछ हाइट भी गेन करेंगे। हाइट गेन करेंगे तो स्वाभाविक बात है कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आएगा, और चूंकि आपके हाथ में वो सिलेंडर विद पिस्टन है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आएगा। उसको भी हम कह रहे हैं डेल्टा ईपी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और लास्टली क्या है, डेल्टा यू, जिसका क्या मतलब है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और आप जानते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इट इज सम ऑफ टोटल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। देखिए एक्सटर्नल काइनेटिक एनर्जी आप इस इक्वेशन में लिखी हुई है डेल्टा ई के, और एक्सटर्नल पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा ई पी ऑलरेडी लिख दिया गया है। तो डेल्टा यू के अंदर क्या है, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि डेल्टा ई एक्चुअली अगर आप समग्र रूप से देखें तो ये एक्सटर्नल और इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और एक्सटर्नल और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी का सम है। लेकिन हमने एक्सटर्नल एनर्जी को अलग अलग लिख दिया है, डेल्टा ई के, डेल्टा ई पी, और इंटरनल एनर्जी को सम करके लिख दिया है डेल्टा यू। ठीक। सो ये जो फर्स्ट लॉ का जो स्टेटमेंट था वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब ये जो बॉटम लाइन लिखी हुई है डेल्टा ई के प्लस डेल्टा ई पी प्लस डेल्टा यू, दैट विल बी इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। तो क्या फर्स्ट लॉ को इस फॉर्म में इस्तेमाल करना चाहिए? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली अगर केस स्टैटिक हो, ये अभी तो हमने माना कि हमने सिलेंडर को, इसमें पिस्टन लगा हुआ है, सीढ़ी पे लेके चढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी के टेबल पर आपने इसको सिलेंडर को रखा हुआ है, स्टैटिक है, कोई मूवमेंट है, कोई हाइट चेंज नहीं, टेबल पर रखा हुआ है, स्थिर है। अगर स्टैटिक केस है तो जो दो टर्म है, पहले दो टर्म यानी डेल्टा ई के और डेल्टा ई पे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचेगा क्या, केवल डेल्टा यू। सो डेल्टा यू के अब क्या हो जाएगा, क्यू माइनस डब्ल्यू। अब ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक्चुअल ओरिजिनल एक्सप्रेशन हो गया। लेकिन जैसा कि आपको याद होगा हमने बताया था कि ये प्रोसेस को अगर आप रिवर्सिबल चलाना चाहते हैं, सो रिवर्सिबल चलाने के लिए दो कंडीशंस हैं, नॉन डिसिपेटिव यानी कि एनर्जी का लॉस ना हो, हीट एनर्जी का लॉस ना हो, और दूसरा क्वासी स्टैटिक, बहुत स्लोली चलाइए। तो अगर आप बहुत स्लोली चला रहे हैं तो जो हीट का इन्वॉल्वमेंट होगा वो बहुत थोड़ा सा होगा, जो वर्क का इन्वॉल्वमेंट होगा वो थोड़ा सा होगा, यानी थोड़ा सा आपने हीट दिया, उसने थोड़ा सा वर्क किया, और इन दोनों के डिफरेंस के बराबर ही
थोड़ा सा इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ। तो अब हम कैसे लिखेंगे डिफरेंशियल फॉर्म में, डी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। सो आमतौर पे थर्मोडायनेमिक्स में जिस स्टेटमेंट को हम यूज करते हैं, जो ऊपर लिखा हुआ है, पहली लाइन लिखी हुई है, वो तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट है ही, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में मोस्टली हम प्रोसेस को आइडियल मानकर, रिवर्सिबल प्रोसेस मानकर चलते हैं। तो जो इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे ये सेकंड वाला ही होगा, डी इज इक्वल टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। एक कार्टून भी यहाँ बना हुआ है, यहाँ पर ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इसको पिक्चराइज किया गया हुआ है कि जो हीट गिवन टू द सिस्टम होगा माइनस वर्क डन, रेड कलर की एरो देखिए और ब्लू कलर के, यानी हीट गिवन टू द सिस्टम बाय सराउंडिंग टू द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, दैट इज डब्ल्यू। इन दोनों के डिफरेंस के बराबर ही क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एनर्जी इंटरनल एनर्जी नहीं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक। और डी इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, एक ही बात है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो यानी यहाँ भी आप यही कह सकते हैं कि heat given, a small amount of heat given to the surrounding, to the system by the surrounding, minus a small amount of useful work done by the system on surrounding is equal to the change in internal energy. So इसको इस तरीके से फर्स्ट लॉ को आप स्टेट कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर व्यवहारिक रूप में फर्स्ट लॉ को डिफाइन करने का एक दूसरा तरीका है जो लास्ट में लिखा हुआ है लाइन, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। और फर्स्ट लॉ का ये जो इक्वेशन है सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसी इक्वेशन का किया जाता है। सेकंड और थर्ड में कोई अंतर नहीं है, जस्ट रीअरेंजमेंट है, एक को साइन के किसी को इधर ले गए, किसी को उधर से इधर ले आए, तो जस्ट ए रीअरेंजमेंट। लेकिन फर्स्ट लॉ को स्टेट करने के लिए ये जो लास्ट एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसका इस्तेमाल किया जाता है। जरा इसको इस्तेमाल करके स्टेटमेंट दें, द हीट गिवन टू द सिस्टम, LHS की पहले बात कर रहा हूं, देखिए, the heat given to the system is used for two purposes, यानी दो कामों में इस्तेमाल होता है। सिस्टम को जो आप हीट देंगे वो दो कामों में इस्तेमाल होगा, क्या क्या, टू रेज इट्स इंटरनल एनर्जी एंड टू डू सम यूजफुल वर्क डन। पहला टर्म देखिए डी यू, टू रेज द इंटरनल एनर्जी, और दूसरा टर्म टू डू सम यूजफुल वर्क, करेक्ट। मैं इसको रिपीट कर देता हूं कि हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड यूजफुल वर्क डन। सो इस बात को जरा एक बार फॉर्मली जो स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट क्लास को पढ़ दें, द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू अ सिस्टम is equal to the sum of the increase in internal energy of the system and the external work done। स्टेटमेंट तो देखिए ऐसे ही लिखा जाएगा, लेकिन आपके दिमाग में हो सकता है, आप में से कुछ लोग के दिमाग में है कि मान लीजिए हीट गिवन ना हो, हीट उससे आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, निकाल रहे हो, प्राप्त कर रहे हो, तब क्या होगा। तो थोड़ा सा स्टेटमेंट में आप अंतर कर लीजिए कि द अमाउंट ऑफ हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ decrease in internal energy, घट जाएगा, decrease in internal energy of the system and the external work done on the system, on the system। अब by the system नहीं रह जाएगा, on the system हो जाएगा। बात एक ही है, अगर आप एक को माइनस करेंगे तो सभी को माइनस करना पड़ेगा, है ना। अगर आपने डेल्टा क्यू को माइनस कर दिया, हीट एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो डी यू को भी माइनस कर दीजिए, तो वो इंक्रीज की जगह डिक्रीज हो जाएगा, और वर्क डन को भी माइनस कर दीजिए, तो वर्क डन बाय द सिस्टम की जगह क्या हो जाएगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम। सो जस्ट एक छोटा सा चेंज। अब हम लोग बात करेंगे कि फर्स्ट लॉ को कहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कुछ चीज़ों को आज डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा, कुछ चीज़ों के लिए आपको डेरिवेशन की आवश्यकता पड़ेगी। आगे बढ़ने के पहले कुछ टर्म हम डिफाइन करना चाहते हैं, जैसे एक है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट गैस के मामले में एक नहीं होते, गैस आप जानते हैं सॉलिड के मामले में एक होता है, लिक्विड के मामले में एक ही वैल्यू होती है, पर गैस के मामले में दो स्पेसिफिक हीट होती है, और उनको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या हो गया, देखिए आप थोड़ा सा सरप्राइज हो रहे हैं, यहाँ सर एस नहीं लिखा है, सी लिखा हुआ है।
एक्चुअली जब C लिखते हैं तो इसी स्पेसिफिक हीट को आगे चल के हीट कैपेसिटी भी कहने लगते हैं। यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ जो मास है वो ना 1 के ना वो मास को हम m kg या m मोल या m ग्राम कहने के बजाय उसको हम कहते हैं 1 kg या 1 ग्राम या 1 मोल। 1 मोल जब कहेंगे तो फिर मोलर स्पेसिफिक हीट हो जाएगा, थोड़ा सा नाम में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, सो स्पेसिफिक हीट कैसे आप डिफाइन करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर? हीट गिवन टू द सिस्टम टू रेज द टेम्परेचर बाय यूनिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। देखिए मैंने कैसे डिफाइन किया, पहले न्यूमरेटर बोला, फिर डिनोमिनेटर बोला, और फिर लास्ट में जो ब्रैकेट के बाहर है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, फिर से ध्यान दीजिए। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, LHS, अब RHS बोलता हूँ। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू हीट गिवन टू द सिस्टम, न्यूमरेटर, for to raise the temperature by unity, denominator, at constant pressure, जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ। इस तरीके से आप स्पेसिफिक हीट को डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि ये Cp डेल्टा Q के बराबर हो जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर जब dt क्या हो जाए, 1 हो जाए। यूनिटी मतलब 1 हो जाए, हो नहीं जाएगा। अगर dt को मैं 1 लिख दूं तो Cp इज डेल्टा Q के बराबर हो जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ये आगे चल के ये फार्मूला एक दूसरे फार्मूले में कन्वर्ट हो जाता है आगे चलकर, जो यहाँ मैंने लिखा नहीं, वो क्या हो जाता है मैं यहाँ बोल देता हूँ, आगे आपको मैं बताऊंगा। हो जाएगा dH/dt एट कांस्टेंट प्रेशर। अब Q की जगह H कहाँ से आ गया, और ये H कौन है? H है इंथैल्पी, और इसको आपने सुना जरूर होगा, लेकिन ये कैसे आया ये आगे आने वाले टॉपिक्स में आपको डिस्कस करूंगा। अब बात करते हैं स्पेसिफिक हीट का एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको भी वैसे ही डिफाइन कर लें, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू हीट गिवन टू द सिस्टम टू रेज द टेम्परेचर बाय यूनिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, पहला टर्म तो हो गया। फिर आगे लिखा हुआ इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन का साइन है डेल u बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। पार्शियल डिफरेंशिएशन कब आप करते हैं? जब आप जानते हैं कि क्वांटिटी एक से ज्यादा टर्म्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, यानी u डिपेंड्स अपॉन x एंड y। अब x एंड y कुछ भी हो सकता है ना। सो डेल्टा Q की जगह ये डेल u कैसे आ गया? क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, और आप जानते हैं कि जो एट हीट गिवन है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। तो वर्क डन क्या होता है? डेल्टा W इक्वल टू PdV। याद कीजिए, डेल्टा W इक्वल टू PdV। पीछे मैंने आपको बताया है, एक मिनट मैं पीछे ले जाकर एक बार आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको ये बात याद आ जाए। कहाँ बताएगी? देखिए, डेल्टा W इक्वल टू PdV। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए तो वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन बिकम 0। सो वापस आते हैं उसी जगह पर जहां थे। ओके, सो अगर फर्स्ट लॉ का जो इक्वेशन है ये बॉटम वाला, इसमें वर्क डन अगर आप 0 कर देंगे तो डेल्टा Q क्या हो जाएगा? du के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन तो 0 हो गया, सेकंड टर्म 0 हो गया। इसलिए इस एक्सप्रेशन में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल u अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिख सकेंगे। दूसरी चीज, ये आपको थोड़ा इसको डिराइव करना होगा, और आपका ये पढ़ा हुआ 11th में, इसलिए मैं आपको ये दे रहा हूँ। अगर आपसे ना हो पाए तो आप लिखिएगा गूगल क्लासरूम में, हम एक बार इसके डेरिवेशन को डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर उस दिन हम आपको कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे और वीडियो कैमरा ऑन कर देंगे, और आप देखिएगा कि कैसे इसको डिराइव करते हैं, क्योंकि फिर वो स्लाइड पे तो डेरिवेशन में मजा नहीं आता है। ओके, फिलहाल आप इसको एक बार खुद से प्रयास कीजिए। फॉर आइडियल गैस का मतलब कि PV इक्वल टू RT का फॉर्मूला अगर आप इस्तेमाल करेंगे तब इन दोनों स्पेसिफिक हीट के बीच का जो डिफरेंस होता है, यानी Cp माइनस Cv, वो R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? मेयर्स फार्मूला, आपने पढ़ा हुआ है। फिर बात करते हैं रियल गैस में आप कुछ एजम्पशंस में थोड़ा चेंज करके इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट जिसको कहते हैं वॉन डेर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट, आपका पढ़ा हुआ है। उसकी मदद से जब आप डिराइव करेंगे तो ये Cp माइनस Cv क्या आ जाएगा? कैपिटल R इन ब्रैकेट 1 + 2a अपॉन RT V क्यूब
v माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। ए और बी क्या है? वॉन डेर वाल कांस्टेंट। आर आप जान रहे हैं, टी आप जान रहे हैं, वी आप जान रहे हैं। सो ये रियल गैस के लिए। सो ये आपके लिए मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूं, आप इन दोनों फार्मूलों को डिराइव करिए और नेक्स्ट वीक तक अगर आप इसे सबमिट करें तो अच्छा है। ओके, अब हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोसेसेस के बारे में, जिसमें से सबसे ज़्यादा दो प्रोसेस हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। क्यों, ये भी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा, लेकिन एक बार हम बाकी भी जो प्रोसेस है उनके बारे में भी थोड़ा टच करते हुए जाएंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? नाम से ही जाएगा, आइसोथर्मल यानी कि समान तापीय गुण। इसका मतलब कि when a change in pressure and volume of substance takes place but the temperature remains constant, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम में तो परिवर्तन हो सब्सटेंस के, पर टेम्परेचर में कोई परिवर्तन ना हो। आइसो मीन्स समान रहे, समान रहे। अगर ऐसा कोई प्रोसेस है तो उसे हम कहेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होगा, इतना तो आप समझे गए होंगे। पीवी इक्वल टू आर टी होता है, आर ऑलरेडी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और टी भी कांस्टेंट हो जाए तो आर इंटू टी कांस्टेंट हो जाएगा, इसलिए लिखा गया पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। और इस एक्सप्रेशन का आगे चल के बड़ा इस्तेमाल होने वाला है, इसलिए दिमाग में रखिएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर में कोई चेंज ना हो, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया शुरुआत में आज के लेक्चर के, तो इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होगा, डी इक्वल टू 0। तो इंटरनल एनर्जी में अगर चेंज नहीं होगा तो जो फर्स्ट लॉ का एक्सप्रेशन है, सेकंड लाइन देखिए, जो उसका एक्सप्रेशन है उसमें फर्स्ट टर्म तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा? डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा टी। इसका मतलब कि जो भी आप हीट सिस्टम में ऐड करेंगे, जो भी सिस्टम को आप हीट देंगे, उसके बराबर वो वर्क डन करेगा, यानी सारी की सारी हीट को वो वर्क में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं होगा। तो ये बात हीट एडिड के लिए भी लागू है, अगर आप हीट उससे ले लें, यानी सब्ट्रैक्ट कर लें, एक्सट्रैक्ट कर लें, तब भी ये बात लागू है। बस आपके वर्क डन बाय की जगह क्या हो जाएगा? वर्क डन ऑन द सिस्टम हो जाएगा। इतना ही अंतर है आइसोथर्मल में। आइसोथर्मल के बारे में थोड़ी बात और आगे करेंगे, नेक्स्ट बात करें एडियाबैटिक। इसमें क्या होगा? इसमें प्रेशर और वॉल्यूम सब्सटेंस का परिवर्तित तो होगा, लेकिन इस परिवर्तन के दौरान हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होगा। ना तो सिस्टम से सराउंडिंग में कोई हीट जाएगा, ना सराउंडिंग से सिस्टम में कोई हीट आएगा। और इस तरह के प्रोसेस को क्या कहते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस। वो जो रुद्धोष्म प्रक्रम जिसे आप हिंदी में बोलते थे वो है। इसके लिए जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है वो क्या है? पी रेज़ टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपने खूब अच्छे से पढ़ा है अपने अर्लियर क्लासेस में, एक बार फिर से जाकर वहां देख लीजिएगा, और आपको याद होगा कि एक्सप्रेशन आगे चलकर कई और एक्सप्रेशन में चेंज होता है, उन सबको देख लीजिएगा। यहाँ प्रेशर और वॉल्यूम के साथ है, फिर टेम्परेचर और वॉल्यूम के साथ, और प्रेशर और टेम्परेचर के साथ भी इसके एक्सप्रेशन बनाए जाते हैं। उन सबको एक बार आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं तो उसको यूज करने वाला हूँ। ओके, अगर प्रोसेस एडियाबैटिक है और हीट का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा तो डेल्टा क्यू इक्वल टू 0। इसका मतलब कि फर्स्ट लॉ का जो LHS है वो 0 हो जाएगा, केवल RHS बचेगा। इसका मतलब कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। इसको बोलेंगे कैसे? इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द एक्सटर्नल वर्क डन ऑन द सिस्टम, बाय नहीं, ऑन द सिस्टम। ये ऑन क्यों आ गया बाय की जगह, जबकि इंटरनल एनर्जी तो इंक्रीज हो रहा है? इसलिए कि माइनस का साइन लगा हुआ है, इसलिए उलट जाएगा। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी कि मान लीजिए कि आप पिस्टन को दबा रहे हैं, यानी कि सराउंडिंग सिस्टम पे काम कर रहा है, तो उसके अंदर जो गैस भरी होगी उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। लेकिन अगर आप पिस्टन ऊपर जा रहा है, यानी सिस्टम सराउंडिंग में अगर काम कर रहा है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी घटेगी। और यही इंटरनल एनर्जी घटेगी क्यों? क्योंकि यही इंटरनल एनर्जी यूज होगी वर्क डन करने के लिए। हीट की तो कोई सप्लाई हो नहीं रही, तो वर्क डन करने के लिए एनर्जी कहाँ से आ रही है? इंटरनल एनर्जी से आ रही है। तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी कि घटेगी? जब इंटरनल एनर्जी इस्तेमाल हो रही है वर्क डन करने में, तो इंटरनल एनर्जी घटेगी। तो ध्यान रखिएगा, जब भी सिस्टम काम करेगा तो इंटरनल एनर्जी घटेगी, और जब सिस्टम के ऊपर काम किया जाएगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी।
थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। आइसोथर्मल में जैसा हमने अभी डिस्कस किया, एक टेबुलेशन है तो आपको याद रखना आसानी रहे। टेम्परेचर कांस्टेंट, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, डेल्टा यू विल बी 0, सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। आइसोबारिक ये डिस्कस नहीं किया, लेकिन चूंकि जरूरत नहीं पड़ने वाली, लेकिन एक बार समराइज कर लेते हैं। प्रेशर इज कांस्टेंट, आइसोबारिक में प्रेशर इज कांस्टेंट, तो V बाई टी विल बी कांस्टेंट, और जो ओरिजिनल फॉर्मूला है फर्स्ट लॉ का वो पूरा इस्तेमाल होगा। आइसोकोरिक यानी कि प्रेशर सॉरी वॉल्यूम कांस्टेंट, तो P बाई टी विल बी द कांस्टेंट। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी 0। और वहां पर जितना आप हीट दे रहे हैं वो इंटरनल, जो हीट दे रहे हैं वो वर्क डन के लिए काम नहीं आ रहा है, वो किसके काम आ रहा है, वो काम आ रहा है इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। अभी ध्यान दीजिए आप, अभी एडियाबेटिक में सॉरी आइसोथर्मल में जो आप हीट दे रहे थे किस काम आ रहा था, वर्क डन करने में काम आ रहा था। और आइसोकोरिक में जो हीट दे रहे हो किस में काम आ रहा है, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के काम आ रहा है। ऑब्जेक्टिव में यही सब जगह ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, सो आइसोथर्मल की बात कर ली, आइसोबारिक की बात कर ली, आइसोकोरिक की बात कर ली, और एडियाबेटिक तो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया ही है कि नो हीट फ्लो बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, PV raised to power gamma is constant, so delta Q is 0 and delta U is equal to minus delta। ठीक है, तो अब जरा आगे बढ़ते हैं कि वर्क डन क्या होता है कुछ प्रोसेसेस में। कुछ का मतलब यही चार जिनको भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इन्हीं चार को आज डिस्कस करके आज के आठता रखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस। प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम में आप परिवर्तन कर रहे हैं। इनिशियल वॉल्यूम मान लीजिए V1 है, यहाँ पर इनिशियल जो आपके ये जो लाइन ड्रॉ है ब्लू कलर की, इसका बिल्कुल बाएं तरफ का जो सिरा है उसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम को मान लीजिए हम कह देते हैं V1, और जो एकदम राइट साइड में सिरा है उसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम को कह देते हैं V2, और जिस कांस्टेंट प्रेशर भी परिवर्तन हो रहा है उस प्रेशर को कह देते हैं P स्मॉल। ठीक, तो वॉल्यूम में चेंज हुआ V1 से V2, पर प्रेशर में कोई चेंज नहीं हुआ, सो इट इज ए आइसोबारिक प्रोसेस। और आप जानते हैं कि वर्क डन क्या होता है, PdV के बराबर होता है ना, डेल्टा W इक्वल टू PdV। नेट वर्क डन जानना है, यानी V1 से V2 तक आप ले गए तो कुल कितना काम हुआ, कुल कितना काम, तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर दीजिए डेल्टा W को V1 टू V2 लिमिट्स के बीच में। ठीक, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो P क्या होगा, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, P इक्वल टू सॉरी P V2 माइनस V1, dV क्या हो जाएगा, इन दोनों इनिशियल एंड वॉल्यूम इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम के फाइनल और इनिशियल वॉल्यूम के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। सो P V2 माइनस V1। तो कर्व को बहुत अच्छे से मन में बिठा लीजिए, ऑब्जेक्टिव में कर्व को लेकर मेरे पास आते हैं, कर रहा होगा और कुछ आपको ऐसे ही प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जा सकती। सो ये था वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस। अब बात करते हैं वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा, वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि प्रेशर तो चेंज हो रहा है। इनिशियल प्रेशर मान लीजिए P1 था, बिल्कुल बॉटम लाइन, और ऊपर पे पहुंच जाइए लाइन के ऊपरी सिरे पे P2 हो गया, प्रेशर P1 से P2 हो गया, परंतु वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ। सो ये जो ऊपर वाली लाइन थी वर्क नेट वर्क डन की, W इक्वल टू इंटीग्रेशन P dV इंटीग्रेशन लिमिट V1 टू V2, इसमें dV क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वॉल्यूम में कोई चेंज ही नहीं हुआ। सो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। यानी कि आइसोकोरिक प्रोसेस में भले ही प्रेशर में परिवर्तन हुआ, वॉल्यूम में चूंकि कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इस वजह से वर्क डन 0। नाउ वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इस्तेमाल होना है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। पहला एक्सप्रेशन तो वही है, कॉमन है, अब नेट वर्क डन इंटीग्रेशन PdV। चूंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, P इक्वल टू RT इस्तेमाल करेंगे, T इज कांस्टेंट, T कांस्टेंट है और R भी कांस्टेंट है। सो ये जो अंदर P था उसकी जगह हमने रिप्लेस क्या कर दिया इस एक्सप्रेशन की वजह से, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, RT अपॉन V हो जाएगा ना। जरा एक्सप्रेशन देखिए, P इक्वल टू RT अपॉन V, और RT कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर, और V अंदर रह जाएगा, और अंदर क्या हो जाएगा, dV बाई V। सो अगर आप dV बाई V को इंटीग्रेट करें विद इन द लिमिट V1 टू V2,
एक्सप्रेशन आपको ये दिख ही रहा होगा, यहाँ पे बगल में एक फिगर, एक कर्व ड्रा है, v1 क्या है, v2 क्या है, p1 क्या है, p2 क्या आपको दिख रहा होगा। सो ये क्या हो जाएगा, RT log बेस e, कई बार ln भी लिखते हैं, हो सकता है आपको नोट्स में ln लिखा मिले, log बेस e को ln भी करके लिखा जाता है। log बेस 10 एक होता है, log बेस e नेचुरल लॉग जिसे कहते हैं, तो नेचुरल लॉग को ln भी लिखते हैं, नोट्स में शायद ln ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमें log बेस e लिख दिया है, log बेस e v2 by v1। ये एक्सप्रेशन बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिएगा, इसको बहुत मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ, डेरिवेशन यही कर दिया, RT log बेस e v2 by v1। थोड़ा सा इसको और डिस्कस कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि v2 इज ग्रेटर देन v1 हो जाए, तो ये जो log बेस e v2 by v1 होगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और वर्क डन पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो गया कि सिस्टम सराउंडिंग पर काम कर रहा है, इसका मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, पिस्टन बाहर की ओर निकल रहा है, बाहर की ओर जा रहा है, तो एक्सपेंशन हो रहा है, यानी कि सिलेंडर के अंदर जो गैस जहां पर है वो वाला वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, v1 से v2 वॉल्यूम बढ़ गया मीन्स एक्सपेंशन हो गया, W पॉजिटिव आया। लेकिन दूसरा केस, मान लीजिए कि v2, इस वाले कर्व में तो यहां दिख नहीं रहा है, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा कर्व हो जिसमें v2 v1 से कम हो, तो log बेस e v2 by v1 नेगेटिव हो जाएगा और W नेगेटिव हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, पिस्टन नीचे की ओर आएगा, एरो नीचे हो जाएगा, और इस बार क्या होगा, कंप्रेशन होगा, वॉल्यूम घटेगा, क्योंकि v2 कम है v1 से, v1 इनिशियल वॉल्यूम है, v2 फाइनल वॉल्यूम है, अगर v2 कम है v1 से मीन्स कंप्रेशन होगा, ये ध्यान रखिएगा, आगे इस्तेमाल होना है। आगे बात करते हैं वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। इनिशियल एक्सप्रेशन वही है, पी रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट की जगह हमने के ले लिया। कर्व मेरे ख्याल से आप साथ साथ देखते जाइए, कर्व में पहले बात कर चुका हूं, एडियाबेटिक कर्व्स आर स्टीपर देन आइसोथर्मल कर्व, अदरवाइज दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं था, एक ही जैसे कर्व देखने में लग रहे हैं, लेकिन एडियाबेटिक ज्यादा स्टीपर होता है, गामा टाइम ज्यादा स्टीपर होता है। ओके, इफ पी रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू के, तो देखिए ये दो लाइन में ये पूरा एक्सप्रेशन रिजॉल्व हो जाएगा। आप जो अंदर P लिखा हुआ था उसकी जगह रिप्लेस कर दिया K अपॉन V रेज़ टू पावर गामा, P रेज़ टू पावर गामा इक्वल टू K है ना, तो P इक्वल टू K अपॉन V रेज़ टू पावर गामा, ठीक, ये एक्सप्रेशन कर लिया। अब dV अपॉन V रेज़ टू पावर गामा को इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन को जरा आप ध्यान दीजिए, मैं थोड़ी देर रुका हुआ हूँ, आप इंटीग्रेशन में ध्यान दीजिए, आप मैथ्स का स्टूडेंट हैं, इंटीग्रेशन का देखिए ये रिजल्ट आ जाएगा, बोलकर मैं नहीं बता रहा हूँ, आप देख कर जरा मनन कर लीजिए कि यही आएगा, या थोड़ा अपनी मैथ्स की नॉलेज लगाइए। अब इसमें हमने एक काम और किया, क्योंकि अभी ऊपर लिखा है पी रेज़ टू पावर गामा इक्वल टू के, ठीक है, मान लीजिए इनिशियल प्रेशर है P1 और इनिशियल वॉल्यूम है V1, फाइनल प्रेशर है P2, फाइनल वॉल्यूम है V2, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना, P1 V1 रेज़ टू पावर गामा इक्वल टू के, P2 V2 रेज़ टू पावर गामा इक्वल टू के, वो तो के ही रहेगा, प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट करते रहिए, यही चीज हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। ये जो K लिखा है ऊपर वाली लाइन में, जो K लिखा है, इस K को पहले अंदर लिया, तो ये 1 की जगह आ गया K, और माइनस के बाद इस दूसरे वाले 1 की जगह पे आ गया K, ठीक, और इस K को रिप्लेस कर दिया किस चीज से, हमने रिप्लेस कर दिया उसको P2 V2 रेज़ टू पावर गामा, और दूसरे वाले 1 को P1 V1 रेज़ टू पावर गामा, और नीचे भी देखिए है V2 रेज़ टू पावर गामा माइनस 1, और इधर वाले में भी V1 गामा रेज़ टू पावर गामा माइनस 1, रिजॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, बचेगा P2 V2 माइनस P1 V1, और P2 V2 क्या लिख सकते हैं, P2 V2 को हम लिख सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन की मदद से RT2, और P1 V1 क्या लिख सकते हैं RT1, ठीक, क्योंकि गामा की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, तो 1 माइनस गामा लिखने की बजाय हमने नीचे डिनोमिनेटर में क्या कर दिया, गामा माइनस 1, और जो T2 माइनस T1 आया था उसको क्या कर दिया, T1 माइनस T2। अब एक्सप्रेशन क्या हो गया, R T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1, ठीक, यहां भी ध्यान रखिएगा, इफ T1 इज ग्रेटर देन T2, W पॉजिटिव होगा, एक्सपेंशन होगा, इफ T1 इज लेस देन T2, W नेगेटिव होगा, कंप्रेशन होगा।
सो आइसोथर्मल और रेडिएबिलिटी को एक बार फिर से आप देख लीजिएगा। कल का वीडियो तो मैंने अपलोड कर दिया था, आज का भी मैं रात तक अपलोड कर दूँ। ओके, आज का मैं प्रेजेंटेशन फिर यहीं पे समाप्त करता हूँ और अब मैं आपको वेलकम करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ कि अब आप अपना माइक ओपन करके सवाल पूछ सकते हैं या चैट बॉक्स में भी लिखकर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं।